नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द मिस्टर क्लासेस में स्वागत है। आज हम झारखंड जीके में झारखंड की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के विषय में जानेंगे। अलग अलग शासन व्यवस्था कैसा था उसके विषय में जानेंगे। ये जेपीएससी का जो प्री में पेपर 2 जो है उसमें इस टॉपिक से कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सिलेबस में 5-10 शासन व्यवस्थाएं दिए हुए हैं, बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को। 5 क्वेश्चन में वहाँ से मिलेगा हम लोगों को। तो आज हम वो शासन व्यवस्थाओं के विषय में जानेंगे। ठीक है, चलिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो जेपीएससी को लेकर के सीरियस हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं इस बार 11th जेपीएससी का, तो उन सभी को मेरा वीडियो शेयर करें और कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन लोगों को आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उन लोगों को अपना तैयारी करने में ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एकदम साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था जानने से पहले हम मुंडाओं के विषय में कुछ जानकारी देख लेते हैं, है ना। तो मुंडा जो है सो कोलेरियन समूह का एक शक्तिशाली जनजाति है। ठीक है, कौन सा समूह का है ये? कोलेरियन, कोलेरियन, ठीक है, कोलेरियन समूह का है ये। ठीक है, और यदि हम इसको प्रजातीय दृष्टि से देखें तो ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड प्रजाति जो आता है मनुष्य का, उस प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। ठीक है, इस प्रजाति के लोग हैं ये। ठीक है, इनके जो निवास स्थान है, इनका जो निवास स्थान है, इसको लेकर के विद्वानों में बहुत सारा मतभेद है। ठीक है, क्या क्या मतभेद है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, एक विचारधारा के लोग हैं जो इनके मूल निवासी इनको तिब्बत का मानते हैं। कहाँ का? तिब्बत। ठीक है, और दूसरा विचारधारा का जो लोग है ये कहते हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिम से चलकर ये यहाँ पे आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि आर्यों के दबाव में ये सबसे पहले मध्य प्रदेश आए तथा उसके बाद वो झारखंड में उनका प्रवेश हुआ। ठीक है, सबसे पहला समूह जो है, यानी कि पहला जो विचारधारा के लोग हैं वो इसको तिब्बत से आया हुआ मानते हैं। ठीक है, दूसरा समूह जो है वो कहते हैं कि ये भारत के दक्षिण पश्चिम इलाके से सबसे पहले आर्यों के दबाव में, आप हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे उस समय आर्यों का आगमन ये सब हम बताए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो भारत के दक्षिण पश्चिम से सबसे पहले ये मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद वहां से झारखंड आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद एक और विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जो है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया। ठीक है, झारखंड के में कैसे प्रवेश किया? वो दक्षिणी पूर्वी भाग से, दक्षिणी पूर्वी भाग से झारखंड में प्रवेश किया। उसके बाद असुर जनजाति को यहाँ से पराजित करके वो अपना निवास स्थान झारखंड में अपना आधिपत्य जमाया। ठीक है, किसको पराजित करके?
असुर, असुर जनजाति के लोग को। ठीक है, ऐसा 3 विचारधारा इसमें आता है, 3 अलग अलग लोगों का, अलग अलग समूहों का बात आता है। तो पहला समूह क्या कहता है कि ये तिब्बत से आया हुआ है, दूसरा कहता है कि ये दक्षिण पश्चिम भारत से सबसे पहले मध्य प्रदेश में आया, वहां से झारखंड आ गया। ठीक है, तीसरा समूह जो है वो कहता है कि दक्षिण पूर्वी भाग से इनका झारखंड में प्रवेश हुआ और असुर जनजाति को पराजित करके उसके निवास स्थान झारखंड पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी भाषा को देख लेते हैं। तो मुंडा जनजाति का जो भाषा है उसको हम लोग मुंडारी बोलते हैं, मुंडारी बोलते हैं। ठीक है, यह जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा जो है, मुंडारी भाषा ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन सा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और किस जनजाति के लोग थे या फिर किस प्रजाति के लोग थे ये, उससे, जिसको प्रोटो एस्ट्रोलॉइड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मुंडारी भाषा जो है वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, मुंडा लोग जो हैं वो अपने भाषा को होडो जगर कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर उसको मुंडारी कहा जाता है, लेकिन उनके द्वारा अपने भाषा को होडो जगर कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, होडो जगर। इससे क्वेश्चन बनेगा, मुंडारी भाषा को मुंडाओं के द्वारा क्या कहा जाता है, तो क्या होगा आंसर? होडो जगर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये जो जनजाति है मुख्य रूप से झारखंड के किस स्थान पे पाए जाते हैं, इनके विषय में भी देखते हैं। सबसे पहला जो है इनका निवास स्थान है रांची। ठीक है, उसके बाद आता है खूंटी, उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद आता है गुमला, उसके बाद आता है सिमडेगा, फिर गिरिडीह, गिरिडीह, इसके बाद सिंहभूम तथा संथाल परगना में। ठीक है, उसके बाद कहां पे पाया जाता है? संथाल परगना में। संथाल परगना। ठीक है, तो कहां कहां पे पाया जाता है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए इसको। रांची, खूंटी, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, उसके बाद संथाल परगना। यहाँ पे मुंडा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि मुंडा लोग का जो गांव होता है उसमें 3 स्थान जो होता है वो विशेषकर अपना एक अलग स्थान रखता है। मतलब 3 स्थान ऐसे हैं जिसकी अलग अलग अपना विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्थान है जिसको बोलते हैं सरना। ठीक है, सरना जो है यहाँ पे क्या होता है, इस स्थान को, यहाँ पे इनके ग्राम देवता जो होते हैं वो निवास करते हैं, ऐसा इनका कहा जाने, या पूजा स्थल कह सकते हैं। इनका क्या है यहाँ पे? ग्राम देवता का निवास। ये सब याद रखिएगा, ये सबसे क्वेश्चन बनेगा। सरना में क्या होता है?
ये इनका एक हिसाब से पूजा स्थल है या फिर ग्राम देवता का निवास स्थान है। ठीक है, पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान जो आता है उसको बोलते हैं अखड़ा। अखड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पंचायत का यहाँ पे बैठक होता है, ये जगह है। ठीक है, क्या होता है, पंचायत बैठक स्थान है, या फिर यहाँ पे युवक युवतियां जो होती हैं वो एकत्र होकर यहाँ नाचते गाते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण भाषा में कह सकते हैं जो अखड़ा होता है वो एक खुला जगह है जहाँ पे वो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे पंचायत की बैठकी होनी है तो अखड़ा में होगा, किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो वहीं पे होगा। ठीक है, और तीसरा जो स्थान होता है उसको बोलते हैं शासन। ठीक है, शासन में क्या होता है, यहाँ पे एक हिसाब से ये समाधि स्थल है। क्या है, समाधि स्थल। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मृत व्यक्ति के शव हैं उसे दफनाया जाता है। साथ ही साथ शव जहाँ पे शव को दफनाए उसके ऊपर, उसके आगे साइड या फिर ऊपर में जैसे भी कह सकते हैं, स्थल पर एक सील रखा जाता है। सील मतलब कह सकते हैं पत्थर, है ना, इस टाइप का पत्थर, जिसको शासन दीरी कहा जाता है। ये सील जो है, इसमें कुछ मान लीजिए लिखा है या फिर नहीं भी लिखा, कुछ भी है, सील रखा जाता है, इसको शासन दीरी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, समाधि के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है जिसको हम लोग शासन दीरी लोग कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद एक और शब्द आता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में युवा गृह कहते हैं। युवा गृह, इसे मुंडारी में गीती ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति गांव में युवा गृह को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गीती ओड़ा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसका शासन व्यवस्था के विषय में जानना। तो झारखंड में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वो अपने आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा करके कृषि कार्य करने लगे और वहां पे स्थायी रूप से स्थापित हुए। तो क्या किए, सबसे पहले जब उनका आगमन झारखंड में होता है तो वो क्या करते हैं कि वन जो हैं पेड़ पौधे को साफ करके वो रहने लायक जगह बनाते हैं, साथ साथ ही कृषि करने योग्य जगह बनाते हैं। ठीक है, वो लोग जो खेत बनाते थे वो खेत का भी नाम होता था। ठीक है, वो खेत को खूंट कट्टी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इसको ये कर लीजिएगा, हाँ, याद कर लीजिए, खूंट कट्टी। ठीक है, ये उनके द्वारा बनाए गए खेतों का नाम था। ठीक है, खूंट कट्टी। और साथ ही साथ उनका जो गांव होता था, ठीक है, जो जंगलों को साफ करके बनाया जाता था, उसे
खूंटकट्टी गांव कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? खेत को खूंटकट्टी कहा गया और गांव को खूंटकट्टी गांव। अब देखिए इसको आसानी से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं जैसे कि तुरंत याद हो जाए। आने के बाद वो क्या किए? जंगल को साफ सुथरा किया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पेड़ था, इसको साफ सुथरा करके यहाँ पे गांव बसाया या खेत बनाया। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का खूंटकट्टी जो है हो सकता है कि आप भूल जाए, तो ऐसा याद करिए। खोरठा तो आप लोग जानते ही होंगे, तो खोरठा में आमतौर पर एक मान लीजिए कोई लकड़ी का कोई चीज हम गाड़ देते हैं जमीन पे, उसको क्या बोलते हैं? खूंटा, यही ना बोलते हैं खूंटा। तो ऐसा हम लोग दिमाग में बैठाएंगे कि जंगलों को काट के बनाया गया, यानी कि खूंटा को काट के साफ किया गया, तो खूंट को काटने वाला खूंटकट्टी। ठीक है, तो खूंटकट्टी, ये यदि खेत होगा तो केवल खूंटकट्टी कहेंगे, गांव होगा तो खूंटकट्टी गांव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? और जो खेत बनाता था, ठीक है, यानी कि जंगलों को साफ करके खेत बनाने का जो काम करता था उसको खूंटकट्टीदार कहते थे। क्या कहते थे? खूंटकट्टीदार। ये कौन है? जो खेत को बनाने वाला। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे वैसे हम आपको खूंटकट्टी जो है उसको समझाने का आपको आसान तरीका बता दिए। खूंटा यानी कि उसको काट के जमाना बनाने के, लेकिन खूंट का सही अर्थ जो होता है, ये खूंट का जो अर्थ होता है ये कोई परिवार से होता है। ठीक है, इसका तात्पर्य जो होता है वो एक परिवार से होता है। आप यदि खोरठा भाषा को जानते हैं, घरों में बोलते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसा कहा जाता है बहुत सारे कहावतों में, या फिर बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि वो फलाने खूंट का है ना, यानी कि फलाने का वंशज है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यह कहा जा सकता है कि उस समय में प्रशासनिक व्यवस्था जो है सो खूंटकट्टीदार की व्यवस्था होती थी, यानी कि कोई एक वंश का आदमी जंगलों को साफ करके गांव बसाता था, खेत बनाता था, और वहां पे गांव बसा के उसके ऊपर शासन करता था या फिर गांव को चलाने का काम करता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस व्यवस्था में जो होता था ना कि प्रत्येक खूंट जो होता था, यानी कि प्रत्येक परिवार जो होता था अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। कि मान लीजिए हम कोई एरिया को साफ करके वहां पे गांव बना के अपना खेत बना लिए, तो इसका मालिकाना हक किसके पास होगा? मैंने किया तो मेरे पास होगा, साधारण सा बात है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि यदि आप एक जगह पे गांव बसाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वहां की जनसंख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि घुमंतू लोग थे आज यहाँ कल वहां, ऐसे वैसे तो करते नहीं थे, ये लोग अपने जगह पे साफ सुथरा करके रहते थे। तो गांव बनने के साथ साथ क्या हुआ, उनके जनसंख्याओं में वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आसपास में और भी जंगलों को साफ करके और नए नए गांव को बसा लिया जाता है। जगह की कमी है तो क्या करेंगे, और भी जंगल काटेंगे और अपना निवास स्थान या फिर नया नया गांव बनाएंगे। तो ये गांव जो है सो अलग अलग गांव तो जरूर बन गया, लेकिन उसका जो सामाजिक संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक या फिर जो व्यवस्था थी उसका पैतृक गांव से ही चलता था। मतलब देखिए, सबसे पहले मुंडा लोग आए, एक जगह पे गांव बनाए। ठीक है, यहाँ पे जब बहुत ज्यादा आदमी हो गया, नहीं लेने लगा, क्या किया कि सामने एक और गांव बना दिया, यहाँ पर भी भर गया जगह, एक और बना दिया। लेकिन इसका जो मेन गांव है
ये दोनों गांव जो है सो इसके द्वारा ही संचालन किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 2-3 गांव था तो उसमें एक गांव से संचालन आसान होता था, आसानी से हो जाता था, है ना। लेकिन जब गांवों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया गांव का संख्या, तो क्या होता है कि इन खूंट कट्टीदार गांवों में पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ठीक है, पंचायत आप लोग जानते ही हैं क्या है, नहीं है सो, है ना। पंचायत व्यवस्था हर एक गांव में विकसित हो जाता है उसके बाद, क्योंकि इतना सारा गांव को एक गांव के द्वारा संभालना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताते हैं, साधारण सा बात है, भारत जो है इसमें आप देखेंगे कि एक केंद्र में सरकार होता है और बाकी राज्यों में अलग अलग सरकारें होती है। यानी कि राज्य सरकार अपने राज्य को संभालती है, इससे कोई काम नहीं होता है तो केंद्र सरकार के पास जाता है ना। बस वही कंडीशन था वहां पे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि जब बहुत सारा पंचायत बनता है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक पहड़ा का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत सारा पंचायत को मिला के एक पहड़ा बनता है, पहड़ा का निर्माण होता है। ठीक है, मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव की एक अलग पंचायत होती थी, जिसका प्रमुख जो होता था वो मुंडा कहा जाता था उसको। ठीक है, ऐसे पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। कई पट्टियों को मिलाकर एक पहड़ा बनाया जाता था, जिसका प्रमुख जो होता था वो पहड़ा राजा कहा जाता था उसको। ठीक है, अब देखिए बढ़िया से समझा देते एक बार। अलग अलग गांव हुआ, ठीक है, बहुत सारा मान लीजिए सब गांव है। अब ये सब गांव में एक एक करके क्या हुआ कि पंचायत बना। क्या बना? पंचायत। ठीक है, और देखिए अब और भी थोड़ा आसान से समझते हैं। मान लीजिए ये पंचायत में हम लोग 5 आदमी को ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 5 आदमी, इसमें से 5 आदमी, इसमें से 5 आदमी, इस टाइप से। ठीक है, सपोज अब अलग अलग गांव के पंचायत को मिला के एक पट्टी बनाया जाता था। सब ये संगठन का नाम है। ठीक है, जो गांव के व्यवस्था को चलाने में काम करते थे। ठीक है, मान लीजिए हम पट्टी बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इससे एगो ले लिए, इससे एगो ले लिए, इससे एगो ले लिए, और भी गांव से एक एक करके फिर एक जनसमूह बन गया हमारा। इसको क्या कहेंगे? पट्टी। ठीक है, अब एक पट्टी का निर्माण हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा पट्टी को मिला करके एक पहड़ा का निर्माण होता था। मतलब कैसे कि इतना सारा हम पट्टी वाला लोग उठा लिए हर एक गांव से। ठीक है, हर एक पंचायत से एक एक पट्टी आ गया। अब इसमें से देखा गया, ये पट्टियों में से देखा गया, यानी कि ये पट्टी का जो समूह है इसमें देखा गया कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है। ठीक है, उसको पहड़ा बनाया गया है, पहड़ा राजा का उपाधि दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहड़ा राजा का उपाधि इसको पकड़ा दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें एक और बात छूट रहा था, इसको जरा हम मेंशन कर देते हैं अभी। देखिए इसमें जो पट्टी बनाया जाता था, पट्टी का भी एक प्रमुख होता था।
जिसको हम लोग मानकी के नाम से जानते थे, इनको मानकी कहा जाता था। ठीक है, और बहुत सारा पट्टी मिला के एक पहड़ा राजा का निर्माण किया जाता था। कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, पहड़ा जो होता था ना, वो प्राय एक ही कुल का आदमी होता था। लेकिन देखिए, एक कुल का आदमी होने से ये तात्पर्य नहीं निकलता है कि वो वंशानुगत है, उसका भी चुनाव होता था। ठीक है, लेकिन साधारण सा बात है, देखिए कि पहड़ा जो है एक वंश से संबंधित है या फिर एक ही कुल का सदस्य होता था। ठीक है, कुल हम किसको कह रहे हैं? कट्टी, है ना, या खूंट। ठीक है, खूंट को हम कह रहे हैं कुल। ठीक है, एक ही खूंट का लोग होता था या फिर, तो देखिए साधारण सा बात है, यदि आपके पिताजी जिस काम को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस काम को करने का प्रेरणा जो है या फिर उसका गुण जो है सो आपके अंदर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, वो गुण आपके अंदर भी आ जाता है। तो प्राय ये होता था एक कुल से ही, लेकिन ये जो पद होता था पहड़ा राजा का, वो वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद पहड़ा के अधीन भी एक पंचायत होती थी, जिसको पहड़ा पंचायत कहा जाता था। ठीक है, पहड़ा का भी एक पंचायत होता था, जिसको क्या कहते थे? पहड़ा पंचायत। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। और इस पंचायत में जो है होता था, 5 कार्यपालक होते थे, यानी कि 5 अधिकारी होते थे जो राजा के अधीन कार्य करते थे और या फिर राजा की आज्ञा का पालन करते थे या फिर राजा को सलाह देते थे। ठीक है, कौन कौन सा अधिकारी था इसमें बताते हैं। तो सबसे पहला अधिकारी जो होता था उसको दीवान कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता था ठाकुर, उसके बाद आता था पांडे, उसके बाद कर्ता और एक होता था लाल। ये 5 पद हैं जो पहड़ा पंचायत में होते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? राजा की आज्ञा का पालन करते थे, साथ ही साथ किसी भी परेशानी में, किसी परेशानी का हल निकालने में राजा को सलाह देते थे। कौन राजा? पहड़ा राजा को। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और ये जो दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल, ये सब जो पद होता था ये वंशानुगत पद होता था, एक ही वंश के लोग होते थे इसमें भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे जो आता है इसमें देखिए एक और चीज हिंट करने लायक है कि पहड़ा राजा जो होता था इसका भी चुनाव होता था। आपको अभी हम बताएं कि ये प्राय एक ही खूंट के होते थे, एक ही वंश के होते थे, लेकिन फिर भी इसका चुनाव होता था। ठीक है, यानी मान लीजिए कि पहड़ा राजा का 5 गो बेटा है। ठीक है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। अब इसमें से जो है बड़का जो है वो बढ़िया से राजकाज नहीं चला सकता है, लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन जो छोटका है वो बड़ी बढ़िया है, उसको सब चीज़ समझ में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि छोटका को राजा बना दिया जाता था। समझ गए ना? तो इसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं कि पहड़ा शासन व्यवस्था जो था या पहड़ा पंचायत व्यवस्था जो था वो गणतांत्रिक व्यवस्था होता था, लोगों के द्वारा चुना जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो राजा होता था या मानकी, मानकी किसको कहते थे? कुछ याद है कि नहीं, कि भूल गए?
पट्टी जो बनता था, हर एक पंचायत को मिलाकर के एक पट्टी का जो निर्माण किया जाता था, उसका जो प्रमुख होता था उसको मानकी कहते थे। ठीक है, और बहुत सारा पट्टी मिला करके एक पहड़ा पंचायत बनाया जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मानकी या पहड़ा राजा थे, इनको किसी प्रकार का राजस्व जो होता था वो प्राप्त नहीं होता था। राजस्व मतलब टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको जो है सो कोई प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कोई राज व्यवस्था नहीं कह के एक सहकारी व्यवस्था थी। ठीक है, जो एक दूसरे के सहयोग के लिए बनी थी। राज व्यवस्था में क्या होता है, टैक्स लिया जाता है लोगों से। यह राज व्यवस्था ना हो गई, एक सहकारी व्यवस्था इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, पंचायत के द्वारा क्या क्या सुलझाया जाता था, कैसे कैसे विवादों को सुलझाया जाता था, तो देखिए इसमें सीमा विवाद को सुलझाया जाता था, आपसी झगड़े जो होते थे इसको सुलझाया जाता था, साथ में और भी कुछ अन्य विवाद होते थे तो उसको सुलझाया जाता था। ठीक है, मुंडा की जो सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका होती थी वो कह सकते हैं हम मुंडा राजा को कह सकते हैं। ठीक है, वो लोग ही सुलझाते थे। वर्तमान में क्या होता है कि इस समय में, जो वर्तमान समय में यहाँ पे सरकारी पंचायत स्थापित हो गई है, साथ ही साथ और भी जो इनके आपसी झगड़े, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो सरकारी पंचायत करती है। सरकारी पंचायत का नियम तो आप जानते ही हैं, नहीं पता है तो वो भी बता दिया जाएगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे ये जो पंचायत है इसका, यानी कि मुंडा प्रशासन व्यवस्था या फिर पहड़ा पंचायत शासन जो व्यवस्था था, वो धीरे धीरे अब समाप्त होने की कगार पे है। तो यहाँ पे समझ में आ गया सबको क्या क्या था? एक बार और रिमाइंडर कर दें क्या? देखते हैं एक बार रिमाइंडर हम लोग। ठीक है, मुंडा का 3 स्थल है। इससे पहले ये देख लेते हैं कि मुंडा जो है सो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड समूह से आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रजातीय दृष्टि से किस में आते हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। इसका समूह क्या है? कोलेरियन समूह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसका जो भाषा है मुंडारी है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ये मुंडा लोग जो है सो अपना भाषा को होडो जगर कहते हैं। ठीक है, मुंडा लोग का 3 गो जो होता है मुख्य स्थल है। सबसे पहला सरना। सरना किसको कहते हैं? जहां पे उनके ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा अखड़ा, इसके विषय में क्या बताएं हम कि वैसा एक खुला स्थान जहाँ पे अन्य प्रकार की, मतलब सामूहिक क्रियाकलाप यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कोई पंचायत बैठाना है, पंचायत की बैठक हो सकती है, या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जगह आता है उसको बोलते हैं क्या? शासन। शासन क्या होता है? वो एक हिसाब से जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है उसको शासन कहते हैं, या फिर समाधि स्थल कह सकते हैं उसको। ठीक है, समाधि स्थल पर एक पत्थर रखा जाता है जिसको शासन दिरी कहा जाता है। शासन दिरी कहा जाता है उसको। ठीक है, और मुंडा जनजाति के गांव में युवा गृह को गीति ओढ़ा कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है कि मुंडा लोग जब झारखंड में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपनी आजीविका के लिए जंगलों को साफ सुथरा करके खेत बनाते हैं, गांव बसाते हैं। ठीक है, खेत बनाने वाले लोग को क्या कहते हैं? खूटकट्टी या खूटकट्टीदार। ठीक है, समझ में आ गया। खूटकट्टी खेत का नाम हो गया,
खूट कट्टीदार उसको बनाने वाला हो गया। खूट का मतलब कोई एक कुल से उसका तात्पर्य निकलता है, एक परिवार से तात्पर्य आता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे और भी गांव बनने लगा। गांव बनने के साथ क्या हुआ कि गांव में अलग अलग पंचायतें बनने लगी। पंचायतों को मिला करके एक मानकी बनाया गया, या फिर जिसको क्या कहते हैं, पट्टी बनाया गया। पंचायतों को मिलाकर पट्टी बनाया गया, जिसका प्रमुख कौन होता था, मानकी होता था। और बहुत सारा मानकी को मिलाकर के एक पहड़ा राजा का निर्माण किया जाता था। पहड़ा का भी अपना एक पंचायत होता था, जिसमें 5 सदस्य होते थे। कौन कौन होते थे, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल, ये सब होते थे। वो क्या करते थे, राजा को सलाह देने का कार्य करते थे, साथ ही साथ राजा के आज्ञा का पालन करते थे। ठीक है, मुंडा राजा को कोई, या मुंडा राजा या मानकी को कोई प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था, जिस कारण से यह राज व्यवस्था ना होकर के एक सहकारी व्यवस्था थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपसी विवादों को सुलझाया जाता था, जैसे कि पंचायत में हम कह सकते हैं सीमा विवाद है ना, आपसी झगड़ा, ये सब को निपटाया जाता था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के विषय में देखते हैं। तो ये जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, ये कैसे आया, इसके विषय में देखते हैं। तो ये जो मुंडा शासन व्यवस्था थी, उन्हीं के द्वारा जो है सो ये जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, नागवंशियों को हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ये 64 ईस्वी का बात है। ठीक है, नागवंशी राजा जो थे वो उनके प्रथम राजा फनी मुकुट राय थे। ठीक है, कौन थे, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। ठीक है, ये जो क्या करते हैं, तो देखिए इनको सत्ता कहां से मिला, फनी मुकुट जी को मुंडाओं से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ना कि मुंडा का जो शासन व्यवस्था था, पहड़ा राज प्रशासन व्यवस्था जो भी था, है ना, उसको समाप्त नहीं करते हैं, एट एकदम सेम टू सेम वैसे ही उसको रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसमें और भी ज़्यादा विस्तार देने का वो प्रयास करते हैं, उसको कोई फेरबदल करने का काम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे उस समय भू व्यवस्था था, शासन व्यवस्था, सब मुंडा के आधार पर ही, जैसे पहाड़ा शासन व्यवस्था था उस हिसाब से ही चल रहा था। ठीक है, ये जो शासन व्यवस्था, इसमें पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आता है इसमें, सेम टू सेम वैसे ही चलता है। परंतु बाद में क्या होता है कि जब मुगल लोग का आक्रमण होता है, अर्थात लगभग 1585 ईस्वी के शुरुआत से इसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, यानी कि पहली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक इसमें कोई प्रकार का चेंज नहीं होता है। किसमें, नागवंशी शासन व्यवस्था जो उसको मुंडाओं के तरफ से मिला था। ठीक है, चेंजेस कब आने शुरू होते हैं, 1585 ईस्वी के बाद। ठीक है, जब यहाँ पे मुगल का आक्रमण होता है। ठीक है,
तो जब मुगलों का यहाँ पे आक्रमण होता है, उसके बाद क्या होता है कि मुगलों को एक नजराना देने का एक प्रथा चला। ठीक है, मुगल सेना यहाँ पे आके राजा से नजराना लेने लगा। नजराना किसको कह सकते हैं? ये एक हिसाब से कुछ पैसे कह सकते हैं ना, कि जो मुगल सेना को दिया जाता था उसको नजराना कहेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ये नजराना, देखिए नजराना क्या होता है एक अलग तरीका से समझते हैं। देखिए नजराना, ठीक है, ये नियमित रूप से नहीं दिया जाता है नजराना। ठीक है, ये अपनी खुशी से किसी को दिया जाता है। ठीक है, ये नियमित नहीं होता है, जब मन तब इसको दिया जा सकता है। ठीक है, खुशी से, बात समझ में आ गया। लेकिन धीरे धीरे ये नजराना जो क्या होता है वो नियमित रूप से लिया जाने लगा। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। बाद में इसको माल गुजारी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? माल गुजारी। ठीक है, यानी कि नजराना जो है, जो कभी कभी लिया जाता था, वो अब माल गुजारी में तब्दील हो गया। ठीक है, नागवंशी शासनकालीन जो व्यवस्था थी, इसमें कर या माल गुजारी लेने की प्रथा नहीं थी। ये आम रैत जो वहाँ पे निवास करते थे, आम लोग थे, उससे वहाँ पे किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो किस हिसाब से चलता था? पहड़ा शासन व्यवस्था के हिसाब से चलता था। और पहड़ा शासन में ना मानकी को अधिकार था लेने का कर, ना ही पहाड़ा राजा को। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में भी वही हिसाब किताब था, 1ली शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक किसी से कर तो लेना है नहीं। तो जिस कारण से क्या होता है कि नागवंशी राजा का जो होता है, उसको कर देने में या फिर माल गुजारी देने में प्रॉब्लम आने लगा कि कहाँ से देगा, अपना पॉकेट से तो नहीं है भरेगा भाई, आखिर उतना पैसा कहाँ से लाएगा वो लोग, कोई राजस्व तो लेना है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, लोगों से कर नहीं लिया जाता था नागवंशी शासन व्यवस्था में, और मुगल आके मालगुजारी वसूल करते थे। पहले नजराना था, बाद में मालगुजारी हो गया, वो नियमित रूप से लेने लगा। तो उसके बाद क्या होता है कि 1616 ईस्वी में क्या होता है कि नागवंशी राजा जो थे वो कर नहीं देने के कारण, यानी कि 1616 ईस्वी में एक राजा हुआ करते थे नागवंशी राजा, जिसका नाम था दुर्जनशाल। दुर्जनशाल, ठीक है, ये 1616 ईस्वी में जब मुगलों को मालगुजारी नहीं दे पाए तो क्या करते हैं, उनको कैद कर लिया जाता है। किनके द्वारा? मुगलों के द्वारा। और उनको ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक जहांगीर के द्वारा कैद रखा जाता है। किसके द्वारा? जहांगीर। ठीक है, देखिए अभी हमको यहां से दो बात पता चल गया। क्या? 1616 ईस्वी में मुगल का शासक कौन था? जहांगीर। ठीक है, और उस टाइम नागवंशी राजा कौन थे? दुर्जनशाल। ठीक है, बाद में जब 12 वर्ष के कैद के बाद क्या होता है कि 6000 रुपया सालाना कर देने पर, यानी कि सालाना कर देने के शर्त पर दुर्जनशाल को कैद से मुक्त कर दिया जाता है। कितना था? 6000। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 6000 वार्षिक कर देने के शर्त पर दुर्जनशाल को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि 6000 जो वार्षिक कर था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। 6 से 8 होता है, 8 से 10, 12, इस तरह से चलते रहता है वो।
लेकिन यहाँ पे समस्या क्या था? समस्या ये था कि कर तो हमको देना है, लेकिन आम जनता से हमको पैसा नहीं लेना है। यह हिसाब किताब था, जिसके कारण से क्या होता है कि नागवंशी राजा के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बनने लगता है, ज़्यादा दबाव आने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो प्राचीन व्यवस्था था कर नहीं लेने का, उसको बदल करके क्या करते हैं, जो पहाड़ा प्रमुख होते थे, मानकी जो होते थे, उनको कर वसूलने के लिए लगा दिया गया। उसके बाद क्या होता है कि मानकी जो होते थे, मानकी का नाम भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे मानकी का जो नाम है वो चेंज होके बाद में भुईहर कहा जाने लगा इनको। ठीक है, भुईहर। ठीक है, यानी कि मानकी को भुईहर कह के कहा गया कि आप जाके सबसे कर वसूल करिए। ठीक है, बाद में क्या होता है कि राजा लोग जो थे अपने अपने अलग अलग जागीरदार रखे और उसको अपना अपना मालगुजारी वसूलने के लिए प्राधिकृत किए। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि मानकी को ही बोल दिया गया कि बाबू तुम जाके कर वसूल के लाओ। ठीक है, बाद में क्या होता है कि हर एक जो राजा है, यानी कि देखिए मानकी कौन था, हर एक पंचायत से मिलाकर के एक मानकी का निर्माण होता था। अब मानकी लोग जो है सो अपने नहीं जाके अपने अंडर में एक जागीरदार रख लिया, एक अलग आदमी रख लिया जिसको जागीरदार कहा। वो जाके नियमित रूप से सबसे कर वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी कंडीशन था। क्या कंडीशन था कि ये जो कर था ना वो नियमित रूप से नहीं लिया जाता था। कब लिया जाता था? जब कोई मुगल बादशाह कर के लिए मतलब बोलता था कि हमको पैसा चाहिए, कर का मांग करता था, तभी उसको लिया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए ये अनियमित रूप से जो लिया जाता था कर, उसको नजराना या पेशकश भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मुगल का काम खत्म। तो मुगल के टाइम में ही क्या होता है कि कर व्यवस्था वहां पे लागू होता है, लेकिन वो नियमित नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज का आगमन हो जाता है। ठीक है, तो जब ये आते हैं, ये लगभग 1765 का बात है। ठीक है, 1765 में मुगलों के बाद जो है सो अंग्रेजों का वहां का दीवानी मिलने के बाद क्या होता है कि आते ही इस क्षेत्र पर छोटा नागपुर क्षेत्र जो था, यानी कि जहां पे नागवंशी शासन व्यवस्था चल रहा था, उसको पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया था। ठीक है, ये कौन सा काउंसिल के अधीन था? तो पटना काउंसिल के। ठीक है, पटना काउंसिल के अधीन होता था और इनका जो मेन मुख्य था उसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि पटना काउंसिल के मेन अध्यक्ष जो थे उस समय फोर्ट विलियम थे। ठीक है, इस क्षेत्र में जब 1773 ईस्वी तक कोई नियमित कर नहीं मिला, तो छोटा नागपुर खास के लिए क्या करते हैं के लिए एक व्यक्ति हुए जिनका नाम हुआ एस जी हिटली, इसको कह सकते हैं। ठीक है, र का यहाँ मात्रा एक हिटलरी। ठीक है,
को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। एसजी हिटलरी को सबसे पहला क्या किया गया? सिविल कलेक्टर। ठीक है, सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक है, किंतु ये भी जो आदमी था ना, इसको भी कर लेने में सफलता नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। ठीक है, कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्ती के बहाने राजा महाराजाओं को जमींदार बना दिया गया। वहां के जो राजा महाराजा थे उनको जमींदार बना दिया गया। ठीक है, और जो जागीरदार का प्रथा था वो अब धीरे धीरे क्या होता है, वो जमींदारी प्रथा में बदलने लगा। ठीक है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था उस समय का। ठीक है, जो व्यवस्था, इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशी राज व्यवस्था को पूर्णतः एकदम समाप्त कर दिया। ठीक है, और अंग्रेजी राज व्यवस्था जो है सो वो लागू हो गया। राजा महाराजा जो थे वो अंग्रेजों के लिए एकमात्र कर वसूल करने के लिए एक माध्यम जैसा रह गया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने विधि व्यवस्था की शुरुआत की और नए नए कानून एवं नियम लगाने लगा या फिर आने लगा। ठीक है, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा, मुंडा, मानकी, पहाड़ा आदि सब खत्म हो गया। संपूर्ण देश के साथ छोटा नागपुर क्षेत्र भी अंग्रेज के अधीन हो गया और नागवंशी राजा का राजवंश समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? रिमाइंडर कर देते हैं एक बार हम फिर से। देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि मुंडा का जो शासन व्यवस्था था वो नागवंशियों को या फिर नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तित होता है, स्थानांतरित होता है। उसका प्रथम राजा कौन बना? फनी मुकुट राय। कब का बात है ये? 64 ईस्वी का, प्रथम शताब्दी। ठीक है, उसके बाद प्रथम से 16वीं शताब्दी तक इसका जो हिसाब किताब था, मतलब जो मुंडा शासन व्यवस्था था, एज इट इज वैसे ही चलते रहा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब मुगल का आक्रमण होता है, लगभग ये 1585 ईस्वी का बात है। ठीक है, उस समय क्या होता है कि मुगलों का आक्रमण जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एक नजराना प्रथा चालू किया जाता है कि मुगलों के सेनाओं को नजराना देने का प्रथा चालू हुआ। ठीक है, धीरे धीरे वो मालगुजारी का रूप ले लिया। ठीक है, मालगुजारी जो होता था वो नियमित होता था और नजराना नियमित नहीं होता था। ठीक है, अब उसके चलते क्या होता है कि मालगुजारी नहीं देने के चक्कर में, नहीं दे पाने के चक्कर में क्या होता है कि उस समय जो राजा थे दुर्जन साल, जिसको 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के स्थिति में जहांगीर के द्वारा ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक कैद में रखा गया। और किस शर्त पर उनको छोड़ा गया? 6000 रुपया वार्षिक कर देने के शर्त पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे कर का व्यवस्था जो होता है वो, मतलब कर का जो अमाउंट है वो बढ़ते रहता है और नागवंशी शासन व्यवस्था में, यानी कि पहला शताब्दी से 16वां शताब्दी तक जनता से किसी प्रकार के कर ना लेने का प्रावधान था। यह प्रावधान कहाँ से आया था? मुंडा शासन व्यवस्था से। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा पैसा देने का ये लोग के ऊपर, तो ये क्या करते थे कि सबसे पहले मानकी लोगों को कहा गया कि तुम लोग जाके कर वसूल करो जनता से। ये भी कर जो वसूल किया जाता था वो नियमित नहीं होता था। जब राजा
मांगता था, कोई मुगल शासक मांगता था, तभी उसको दिया जाता था लेके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मानकी को हटा करके या फिर राजा जो हैं वो खुद अपने एक जागीरदार रख लेते हैं, जो या फिर जागीरदार एक पद का निर्माण करते हैं जिसमें जागीरदारों का नियुक्ति किया जाता है। वो क्या करते हैं, वो कर वसूलने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज यहाँ पे आ जाते हैं। अंग्रेज कब आते हैं, 1765 ईस्वी में। ठीक है, 1765 ईस्वी में अंग्रेज का आगमन झारखंड में हो जाता है। और इसको जो है सो पटना के काउंसिल व्यवस्था, यानी कि पटना की काउंसिल की व्यवस्था में इसको रखा गया था। ठीक है, ये फोर्ट विलियम के अधीन कार्य करता था पटना काउंसिल। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है ये। ठीक है, लगभग जब देखा गया कि 1773 तक यहाँ पे कोई प्रकार का नियमित कर नहीं वो लोग ले सका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1793 में यहाँ पे स्थायी बंदोबस्ती नियम बना दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि राजा जो होता था, राजा को अब जमींदार बना दिया गया। अब वो कर वसूलने का काम करने लगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और बस इसी तरह से धीरे धीरे और भी नया कानून आते गया और नागवंशी जो शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सारा? दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए। वैसे हमको नहीं लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका जितना भी सवाल होगा वो सबका जवाब एकदम बहुत अच्छा से दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा माझी शासन व्यवस्था। क्या है? माझी शासन व्यवस्था। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि संथाल जो है सो भारत की बहुसंख्यक जनजाति में से एक है। ठीक है, जो एकदम व्यवस्थित कृषि करने वाली जनजाति है। झारखंड जो है इसमें झारखंड का जो जनजाति है इसमें बहुत ज़्यादा संख्या, मतलब अधिक संख्या जो है वो संथाल की है। संथाल झारखंड, संथाल जो है सो यानी कि इनका जो झारखंड में मुख्य निवास स्थान है वो संथाल परगना क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले ये जो संथाल लोग थे ये बहुत दिन तक पश्चिम बंगाल में रहे थे। ठीक है, जिन्हें वहां पे सोतार कहकर बुलाया जाता था। क्या कहा जाता था? सोतार। सोतार। ठीक है, ये कहाँ पे कहा जाता था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वहीं से आकर के ये संथाल परगना में बसे और संथाल परगना के मूल निवासी जो पहाड़िया समुदाय के लोग थे, ठीक है, लगभग 1765 ईस्वी में जब यहाँ पे अंग्रेज का प्रवेश होता है, ठीक है, तो पहाड़िया जो जनजाति थे वो उनकी अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी होने के चलते पहाड़िया जनजाति को काबू में करना जो है सो अंग्रेजों को, मतलब काबू करना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा एक कूटनीति के तहत क्या हुआ कि संथालों और पहाड़ियों के बीच संघर्ष खड़ा कर दिया गया। ठीक है, जो पहाड़िया थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कूटनीति के तहत पहाड़िया और
जो संथाल के बीच एक संघर्ष पैदा कर देते हैं। और 1832-33 के करीब, 1833 के बीच क्या करते हैं, ये 13,038 वर्ग मील क्षेत्र को एक सीमांकन करते हैं, मतलब एक एरिया दे दिया गया इनको, जिसको दामिन एक कोह कहा गया। ठीक है, इसमें इस भूभाग में जो है सो पहाड़िया को दे दिया गया कुछ, और कुछ संथालों को आवंटित कर दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संथालों ने माझी व्यवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं सरैया या सौरैया पहाड़ी जनजाति व्यवस्था से अपना जो शासन व्यवस्था है वो प्राप्त किया, उसके अनुसार ये लोग चल रहा। ठीक है, सौरैया जो होते थे, सौरैया का राजनीतिक जीवन जो होता था वो बहुत लोकतांत्रिक रहा था। ठीक है, गांव का प्रबंधन जो था वो माझी करता था, जो गांव का मुखिया या पुजारी भी होता था। ठीक है, उसकी सहायता से गिरी, कोतवार और भंडारी या गुंडैत कार्य करते थे। ठीक है, ग्राम पंचायत में प्रायः यौन अपराध, वर्जित यौन संबंध, तलाक, चोरी, भूमि विवाद आदि मामले जो हैं सो उठाए जाते थे। ठीक है, विभिन्न गांवों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए 2 अंतरग्राम्य संगठन पाए जाते थे। ठीक है, कौन कौन से थे? 15 से लगभग 20 गांव को मिला के एक नायक होता था इसमें। ठीक है, कि 15 से 20 गांव का जो मुखिया होता था उसको नायक कहा जाता था। ठीक है, और 70 से 80 गांव को मिला करके एक सरदार होता था। ठीक है, सरदार जो होता था वो उसका जिम्मेदारी जो होता था वो पूरे क्षेत्र या पूरे इलाके की जिम्मेदारी उसके ऊपर होता था। ठीक है, अंग्रेज के शासनकाल में सरदार, नायक एवं माझी को मान्यता मिली हुई थी। उसे मासिक वृत्ति भी दी जाती थी। ठीक है, हर एक महीना उसको वेतन भी दिया जाता था। ठीक है, संथालों ने सौरैया पहाड़ियां की तरह ही राजनीतिक संगठन को अपनाया। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती थी, जिसका मुखिया जो होता था वो माझी कहलाता था। ठीक है, हर एक गांव में एक पंचायत होता था जिसका मुखिया माझी कहलाता था। ठीक है, गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता था, गांव का एक धार्मिक प्रधान भी होता था जिसे नायके कहते थे। ठीक है, माझी गांव का प्रधान होता था और उसे प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते थे उसके पास। ठीक है, वह ग्राम सभा बुला करके गांव के झगड़े का निपटारण करता था, लगान वसूलता था तथा विवाह संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति देता था वो। ठीक है, इसका एक और सहायक होता था माझी का। ठीक है, जिसको जोग माझी कहते थे। जोग माझी समाज के लोगों और उसके आचरण के ऊपर निगाह रखता था वो। ठीक है, जोग माझी कौन होता था? गांव के लोगों के ऊपर या फिर वो क्या कर रहे हैं उसके आचरण के ऊपर वो निगाह रखने का काम करता था। साथ ही वैवाहिक समस्याओं को भी वो सुलझाता था। जन्म एवं विवाह के अवसर पर इसकी जो सलाह होती थी बहुत महत्वपूर्ण होती थी। किसका? जोग माझी का। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य जो होता था, मतलब कि यदि माझी नहीं है जगह पे उपस्थित तो उसके कार्य को प्रमाणिक नाम का एक व्यक्ति होता था, एक पद होता था, वो संभालता था। ठीक है, गांव में संदेश वाहक के रूप में गुंडैत होते थे। ठीक है, जो ग्राम सभा या उत्सव की सूचना ग्रामीणों को देने का कार्य करते थे। साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करना तथा माझी की
आज्ञा का पालन करवाना भी उसका मुख्य कार्य था। किसका? गुंडायत का। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो होता है वो माझी जो होता है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़ के जितना भी छोटा मोटा अपराध होता था वो उसको निपटारण करता था। ठीक है। झगड़े के निर्णय में विचार विमर्श के लिए कुछ वरिष्ठ सज्जन भी होते थे जिन्हें भगदो प्रजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भगदो प्रजा। ठीक है। अपराधों के लिए आर्थिक या शारीरिक दंड भी दिए जाते थे। ठीक है। यौन अपराध यदि सिद्ध होता था तो दोषी को पहले पीड़िता को पत्नी के रूप में ग्रहण करवाया जाता था, और अगर दोषी इनकार करता था तो उसे देश मांझी या परगनैत के पास भेज दिया जाता था। ठीक है। जहां कोई विकल्प नहीं होने पर संथाल की सबसे बड़ी जो सजा होती है जिसको बिटलाहा कहते हैं, संथालों की सबसे बड़ी जो सजा होती थी उसको क्या कहते हैं? बिटलाहा। ठीक है। बिटलाहा का मतलब क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार। ठीक है। सामाजिक बहिष्कार उसका कर दिया जाता था। ठीक है। इसमें जो होता था, इसमें व्यक्ति का पूर्ण बहिष्कार उसको अपमानित करके और तिरस्कृत करके उसको गांव समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है। यदि कुंवारी लड़की के गर्भवती होने पर जोग मांझी यदि कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस स्थिति में क्या होता था कि इसकी सूचना जो है सो सबसे पहले जोग मांझी को दिया जाता था। जोग मांझी कौन था? मांझी का सलाहकार। ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद जो है सो पंचायत में बैठक होती थी। यदि लड़की जो है, ठीक है, यदि लड़की सामने वाला का पहचान बता देती है और तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि यदि सामने वाला का पहचान हो जाता है तो उस लड़के को उसे अपनाने के लिए कहा जाता था। यदि सामने वाले का पहचान नहीं हो पाता है किस कारणवश, यदि लड़की नहीं बताती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता था कि लड़की के परिवार को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार को दंड के स्वरूप में पूजा पाठ की सामग्री, भोज भात, दाल चावल मतलब खस्सी, ये सब देना पड़ता था। ठीक है। और यदि संतान पैदा होने के बाद क्या होता था, इसका जो नामकरण होता था वो जोग मांझी के गोत्र पर किया जाता था। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत में जमीन जायदाद के जो मामले होते थे या फिर तलाक, आपसी झगड़े, ये सब सुलझाया जाता था। अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप जो है सो आवश्यक हो जाता था। छोटा मोटा झगड़ा को सुलझाया जाता था केवल। ठीक है। अब क्या होता है कि 5 से 8 गांव जो है सो मिलाकर के एक देश मांझी बनाया जाता था। यानी कि 5 से 8 गांव को मिलाकर के एक व्यक्ति को चुना जाता था जिसको देश मांझी कहा जाता था। ठीक है। जिन मामलों का निपटारण जो है सो मांझी नहीं कर पाता था वो देश मांझी के पास चल जाता था। ठीक है। उसके बाद जो है सो 15 से 20 गांव को मिलाकर के एक परगना बनता था। ठीक है। जो एक अंतर ग्राम्य संगठन होता था। इसका जो प्रधान होता था उसको हम लोग परगनैत के नाम से जानते हैं। परगनैत के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा अनेक जिम्मे बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा अलग अलग टाइप का काम करता था ये।
विभिन्न गांवों के बीच यदि कोई विवाद का निपटारा यही पंचायत करता था। देश मांझी या मांझी जिस मामले को नहीं सुलझा पाते थे वो परगनैत के पास भेज दिया जाता था। परगनैत को बिटलाहा करने का भी अधिकार होता था। ये जो बिटलाहा जो है ना, वो परगनैत के पास इसका अधिकार था। नहीं वो देश मांझी कर सकता था, नहीं मांझी कर सकता था। ठीक है, अभी के हिसाब से समझे तो मांझी जो हो गया वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, राज्य वाला कोर्ट है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का बात यहाँ पे है, एक दो स्टेप और है इसमें। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। 15 से 20 गांव को मिला करके एक परगना बनाया जाता था, जिसका जो प्रमुख होता था वो परगनैत कहलाता था। ठीक है, ये जो काम मांझी या जोग मांझी से नहीं होता था वो काम को ये करता था। ठीक है, इसके पास बिटलाहा करने का यानी कि देश निकाला या फिर समाज बहिष्कार का जो कह सकते हैं वो अधिकार इसके पास था। ठीक है, देश मांझी जो है होता था वो परगनैत का सहायक भी होता था। शादी विवाह के मामले में जोग मांझी ही निर्णय सुनाता था तथा धार्मिक अपराधों में नायके ही फैसला देता था। ठीक है, शादी विवाह का यदि कोई मामला आता है तो उसका जो निपटारण है वो जोग मांझी करता था, और किसी प्रकार का धार्मिक मामला आता है तो उसका निपटारण कौन करता था, नायके, क्योंकि नायके जो है पुजारी के तौर पर वहां पे काम कर रहा था। ठीक है, और जोग मांझी कौन था, वो लगभग 5 से 8 गांव को मिला करके एक संगठन बना, उसका मेन होता था जोग मांझी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या होता है ना कि यहां तक समझ में आ गया। अब इसके ऊपर जो है सो सरकारी पंचायत स्थापित हो गया है, जिसके कारण परगनाओं के पंचायत में जो शक्ति थी उसको कमी आई है। अभी भी परगनैत अपने क्षेत्र के सभी गांवों के जो वैवाहिक संबंध या फिर कुछ भी अन्य जो होता था वो अभी भी उसका सुलझाया जाता है उसमें। ठीक है, बिटलाहा जो होता है वो संथाल का सबसे कठोर सजा है। ठीक है, यौन अपराध सबसे अधिक निंदनीय और दंडनीय माना जाता है। ठीक है, जब कोई महिला जो है समगोत्रीय पुरुष या गैर संथाल के साथ यौन संबंध की दोषी पाई जाती है तो उसे बिटलाहा की सजा दी जाती है। ठीक है, बिटलाहा की जो सजा है वह समाप्त करने का भी एक प्रावधान है। यदि किसी को बिटलाहा का सजा मिल जाता है तो उसको भी समाप्त करने का प्रावधान इसके पास है। दोषी को क्षमा याचना करते हुए क्या करना है कि बड़ा जाति भोज करवाना पड़ता है, यानी कि सबको खाना उना खिला दिए, बिटलाहा खत्म। ठीक है, अब जो है सो बिटलाहा का जो सजा है प्राय अब ना के बराबर दिया जाता है। ठीक है, इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप आ गया है। तो मिला जुला के यही है कि अब धीरे धीरे इन लोग का भी शासन व्यवस्था जो था वो खत्म होने को के कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक शासन व्यवस्था आ गई है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं, आपको बताते हैं फटाफट रिमाइंडर के लिए। देखिए, एक गांव का जो प्रमुख होता था वो उसको मांझी कहते थे, मांझी कहते थे। ठीक है, 5 से लगभग 8 गांव को मिला के एक होता था, उसका प्रमुख जो होता था उसको जोग मांझी कहते थे। ठीक है, उसके बाद 15 से 20 गांव को मिला करके एक संगठन बनाया जाता था, जिसका प्रमुख जो होता था वो परगनैत होता था। ठीक है, या फिर इसको परगना भी कहते थे हम लोग 15 से 20 गांव को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और एक दो आदमी है, जिसको एक होता है नायके। ये क्या कार्य करता है, ये धार्मिक अनुष्ठानों का अनुष्ठान करवाता है या फिर पूजा पाठ के काम को करता है, या फिर किसी प्रकार के यदि धार्मिक विवाद होता है तो उस कंडीशन में ये फैसला देता है।
ठीक है। शादी विवाह के मामले पर कौन फैसला देता है? तो देश माझी देता है, नहीं सॉरी, जोग माझी देता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यदि माझी अपने कार्य के दौरान जगह पर उपस्थित नहीं है, कहीं पे गए हैं, तो उसके स्थान पे उसका कार्य प्रमाणिक संभालता था। संदेश वाहक के रूप में कौन कार्य करता था? गुंडैत होते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो खतरनाक, एकदम खतरनाक वाला जो सजा होता था वो क्या होता था? बिटलाहा, जिसमें सामाजिक बहिष्कार किया जाता था लोगों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए